नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस ने पुख्ता रणनीति अब तैयार कर ली है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति यानी सीईसी की बैठक आज हो रही है, इस वक्त जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ साथ सोनिया गांधी भी हिस्सा ले रही हैं। आज कांग्रेस ने न केवल शिवसेना और एनसीपी के साथ सीट बंटवारे को फाइनल किया है, इस मीटिंग से जो खबर आ रही है उस आधार पर मैं कह रहा हूं, बल्कि उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी आज सामने आ सकती है देर रात तक। बीजेपी ने कल ही अपने उम्मीदवारों के नाम से पर्दा हटा दिया था, खासकर महाराष्ट्र में, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में अभी बहुत सी चीजों पर से कहें तो पर्दा उठना भी बाकी है। मसलन बीजेपी किन मुद्दों के साथ चुनावों में उतरेगी, महंगाई, विकास और भ्रष्टाचार पर उठ रहे सवालों के जवाब किस तरह बीजेपी देगी, और इसी के साथ मराठा आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी क्या रुख अपनाएगी या बीजेपी का क्या रुख रहेगा, क्योंकि अब मराठा आरक्षण का मुद्दा बुलंद करने वाले मनोज जरांगे ने भी ऐलान कर दिया है कि वो चुनावों में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। सक्रिय भूमिका निभाएंगे का मतलब है कि वो चुनाव में उतरेंगे, अपने कैंडिडेट्स को उतारेंगे। और यह भी हो सकता है या यह भी हो सकता है कि किसी पार्टी विशेष को उनका समर्थन रहे। लेकिन इन सब से पहले मनोज जरांगे ने 3 प्रमुख ऐलान किए हैं। ये तीनों ऐलान कौन कौन से हैं, जरा आपके सामने पेश करना चाहता हूं। मनोज जरांगे के 3 ऐलानों में से पहला ऐलान है कि जिस सीट पर मराठा उम्मीदवार के जीतने की गारंटी है वहां चुनाव लड़ेंगे, ये पहला ऐलान। दूसरा है कि एससी एसटी के लिए रिजर्व सीटों पर चुनाव लड़ रहे एससी एसटी उम्मीदवारों में जो मराठा समाज के विचारों से सहमत है उसे हम सपोर्ट करेंगे। और तीसरा देखिए, जहां मराठा समाज का उम्मीदवार नहीं होगा उस सीट पर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों में से जो 500 रुपए के बॉन्ड पेपर पर यह लिखकर देगा कि मराठा समाज की सभी मांगों से सहमत है, उसे समर्थन दिया जाएगा। ये 3 महत्वपूर्ण यहां पर जो मांग है वो है मनोज जरांगे की मांग, और इन मांगों के दम पर मनोज जरांगे चुनाव में कूदने के लिए तैयार हैं। इस ऐलान को कोई नजरअंदाज करे या उसका मखौल उड़ाए, लेकिन यह तय है दोस्तों कि महाराष्ट्र के चुनाव में आरक्षण अब एक मुद्दा बन चुका है। और राहुल गांधी जिस तरह से जातिगत जनगणना और आरक्षण की सीमा बढ़ाने के मुद्दे को इसी महाराष्ट्र में उठा चुके हैं, उसमें अब कयास लग रहे हैं कि जरांगे अगर अपने लोगों को मैदान में उतारते हैं तो इसका बड़ा खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी मनोज जरांगे देवेंद्र फडणवीस से अपनी नाराजगी, बीजेपी हाईकमान से अपनी नाराजगी या महायुति सरकार से अपनी नाराजगी जतला चुके हैं। महाराष्ट्र में एनडीए एक तरफ अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर रहा है और दूसरी तरफ उसकी उम्मीदें इंडिया गठबंधन के टूटने से जुड़ी हुई हैं। लेकिन यहां उसे निराश होना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस और शिवसेना के बीच विदर्भ की कुछ सीटों को लेकर जो मसला है उसे सुलझाने की बात दोनों पक्षों से की गई है, यानी इंडिया गठबंधन एक साथ ही लड़ेगा, यह भी तय है। तो जितने कयास अभी लगाए जा रहे हैं, जितनी सारी बातें अभी तक बताई जा रही हैं कि इंडिया गठबंधन में टूट हो सकती है, इंडिया गठबंधन अलग हो सकता है और उसमें से कुछ पार्टियां अलग हो सकती हैं, सब यहां एक सिरे से खारिज होती हैं ऐसी बातें, ऐसे कयास। बल्कि अब दूसरे दलों के लोग भी कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। मराठवाड़ा क्षेत्र के वरिष्ठ नेता कमाल फारूकी 20 साल बाद फिर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, कमाल फारूकी 20 साल बाद फिर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। अपने बेटे के साथ उन्होंने घर वापसी की और कहा कि एकमात्र पार्टी जो वास्तव में हमारे देश की सच्ची भावना का नेतृत्व और पुनर्स्थापना कर सकती है वो कांग्रेस है। यह कमाल फारूकी का कहना है। और माना जा रहा है कि कमाल फारूकी के कांग्रेस में आने से एआईएमआईएम के कारण मराठवाड़ा में कांग्रेस को जो नुकसान हुआ वो अब अल्पसंख्यक वोटों की बढ़ोतरी से पूरा हो सकता है। और इधर विदर्भ में माली समुदाय के नेता और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता किशोर कान्हेरे वो भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। जी हां, किशोर कान्हेरे शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे गुट के नेता प्रवक्ता रहे हैं, लेकिन वो अब उधर से शिवसेना यूबीटी छोड़कर अब वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। वहीं आदिवासी बहुल नंदुरबार जिले से बीजेपी जिला परिषद सदस्य भरत गावित अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी में शामिल हो गए हैं। तो देखिए, महाराष्ट्र में दल बदल का सिलसिला चल रहा है। लोग अपने दलों के साथ साथ गठबंधन के भीतर भी आवाजाही कर रहे हैं। इस आवाजाही से
कई बार समीकरण बदल जाते हैं। तो देखना यह है कि इस बार दल बदल का ज्यादा फायदा किसे मिलेगा। और वैसे इंडिया गठबंधन में तो एकजुटता है ही, और लेकिन एनडीए में इसकी कमी बार बार देखी जाती है। खासकर अजित पवार के मामले में बीजेपी के हाथ तंग दिखते हैं। अब अजित पवार की पार्टी में बीजेपी से भरत गावित आए हैं, तो इससे संकेत मिलते हैं कि बीजेपी के भीतर सब ठीक नहीं है। ये बात उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दी, जब बहराइच हिंसा मामले में बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने अपनी ही पार्टी के नगर अध्यक्ष, जी हां, नगर निगम अध्यक्ष समेत 7 लोगों पर केस दर्ज कराया है। एफआईआर में सुरेश्वर सिंह ने बताया है कि भीड़ को शांत करने की कोशिश में उनके काफिले पर ही बीजेपी के लोगों ने हमला किया। जी हां, भीड़ को शांत करने की कोशिश में उनके काफिले पर ही बीजेपी के लोगों ने हमला किया। बहराइच में जो सब कुछ हुआ है, ये आप जानते हैं कि क्या कुछ हुआ। बहराइच मामले में योगी सरकार पहले से ही शक के घेरे में है, और अब पार्टी विधायक की एफआईआर से, जी हां, पार्टी का विधायक, बीजेपी का विधायक ही अपने ही लोगों पर एफआईआर दर्ज कराए, तो यह मामला कितना गंभीर हो गया है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और इसी मसले पर उधर अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, जरा सुन लीजिए बहराइच मामले पे। और खासकर उन यूट्यूबर्स को, उन तमाम सोशल मीडिया के लोगों को जिन्होंने निष्पक्ष होकर के सच्चाई सामने लाने का काम किया। और सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आ गया है, किसी भी सवाल का जवाब जनता में नहीं दे सकते, इसीलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया है। और जीरो टॉलरेंस की अगर बात थी तो आखिरकार पर्याप्त पुलिस क्यों नहीं थी, पर्याप्त प्रशासन का इंतजाम क्यों नहीं था, और जो जानकारी में था प्रशासन को उस। तो अखिलेश यादव को सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बहराइच में जानबूझकर दंगा करवाया है चुनावी फायदा लेने के लिए। यह बात यहां साफ साफ अखिलेश यादव कह रहे हैं। एक गंभीर आरोप अखिलेश यादव लगा रहे हैं योगी सरकार पर। अब योगी सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है यह देखना होगा, लेकिन योगी सरकार दूसरी तरफ भी यहां घिरी हुई है, इसलिए क्योंकि उन्हीं की पार्टी के विधायक अगर अपने ही लोगों पे, नगर निगम के सदस्यों के ऊपर अगर एफआईआर दर्ज करवाएं तो इसके क्या मायने हैं यह आप समझ सकते हैं। दूसरी तरफ देश की इन चुनावी और सियासी हलचलों के बीच थोड़ी सी बात जम्मू कश्मीर की भी हो जाए दोस्तों। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटना हुई है कल रात 8:30 बजे, जब हम इसी कार्यक्रम को न्यूज पॉइंट को लगभग समाप्त कर रहे थे। और इसी मसले पर जम्मू कश्मीर के सीएम यानी उमर अब्दुल्ला ने जो कुछ कहा है, आइए सबसे पहले सुन लेते हैं। एक दुखद घटना, 8 लोगों की जान चली जाती है, और इस घटना के पीछे की कहानी क्या है वो भी समझना जरूरी है। पहले उमर अब्दुल्ला को सुनिए। अब बड़े अफसोस की बात है कि गगनगीर में कल रात को ये हमला हुआ, जिसमें कई सारे कीमती जानें छीनी गईं और कुछ लोग जख्मी भी हुए। इस हमले की जितनी निंदा की जाए, जितना इसके खिलाफ बोला जाए कम है। बेगुनाहों के खिलाफ इस तरह तशद्दुद का इस्तेमाल ये कहाँ से जायज़ है और इससे हासिल क्या होगा। पिछले 35 साल से तो हम ये देखते आए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं बदला। जो जम्मू कश्मीर के लिए मिलेगा वो पुरअमन एक माहौल में मिलेगा। और जाहिर सी बात है इस हमले के पीछे वजह यह है कि वो दिखाना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात अभी पूरी तरह से साजगार नहीं हैं। अब इंतज़ामिया को, खासकर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को और ज़्यादा जो है अपना जो अलर्ट लेवल जो है उसको मेंटेन करना होगा। और तो सुन रहे थे आप फारूक अब्दुल्ला को, जो कल शाम को जो घटना घटी जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला, उस हमले के बाद इनकी प्रतिक्रिया। माफी चाहूंगा, उमर अब्दुल्ला जानते हैं आपकी सीएम हैं, नए नवेले, बिल्कुल अभी 5 दिन भी नहीं हुए, और वैसे में इस घटना के बहुत सारे मायने हैं। लेकिन दूसरी तरफ
इसी घटना पर गिरिराज सिंह ने, नाम तो सुना होगा दोस्तों, पाकिस्तान का टिकट लेके बैठे रहते हैं और जिसको चाहो उसको पाकिस्तान भेज देते हैं। जी हां, वही गिरिराज सिंह ने इससे राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला पर सवाल उठाए हैं कि जब आतंकवादियों को समर्थन देने वाली सरकार हो तो यह घटना होना स्वाभाविक है। सुन लीजिए, जब आतंकवादियों को समर्थन देने वाली सरकार हो जम्मू कश्मीर में तो यह घटना होना स्वाभाविक है। इनकी जुबान तो खुलेगी नहीं, ये तो गजा के लिए ट्वीट करेंगे। ऐसे में हिंदू मारा गया है तो सरकार तो उन्हीं की है। मोरा सैया कोतवाल तो डर काहे का, ये कह रहे हैं गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह के इस बयान के बाद भी बीजेपी पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो अब हिंदू मुसलमान का खेल इसमें भी करेगी या घटना की गंभीरता को पार्टी पॉलिटिक्स से हटकर समझेगी। वैसे भी इसमें मरने वालों में हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी शामिल हैं दोस्तों। ये तीनों का नाम ले रहा हूं, तीनों शामिल हैं इन मरने वालों में। लेकिन केंद्रीय मंत्री का बयान मोदी सरकार की कथनी और करनी को बता रहा है। कथनी और करनी का यही अंतर चीन के मामले में भी देखने को मिला है। आज ही चीन की भी खबर आई है। पूर्वी लद्दाख के गलवान में 4.5 साल पहले झड़प के बाद आपको याद होगा कि LAC पर जो पेट्रोलिंग रुकी थी वो अब फिर से शुरू होगी। इस बारे में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया है कि भारत और चीन सीमा पर पीछे हटने और वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर गश्त फिर से शुरू करने के लिए एक समझौते पर पहुंच गए हैं। ये दोनों देश एक समझौते पर पहुंच गए हैं, भारत और चीन, सीमा पर पीछे हटने के लिए और वास्तविक यानी LAC पर गश्त फिर से शुरू करने के लिए हम एक समझौते पर पहुंच गए हैं। आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी 22 और 23 तारीख को यानी कल और परसों दोनों दिन ये जो 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो रूस के कजान शहर में ये सम्मेलन होने जा रहा है, उस सम्मेलन की यात्रा पर रहेंगे, यानी उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस की यात्रा पर रहेंगे नरेंद्र मोदी। और इससे पहले यह समझौता हुआ है चीन और भारत के बीच। तो जाहिर है कि देश में मोदी चाहे लाल आंख दिखाने से लेकर 56 इंची छाती वाला बयान देते फिरें, लेकिन सरकार अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों के हिसाब से ही फैसले लेती है और देश को चीन के आर्थिक बहिष्कार जैसी बातों में उलझा देती है। यह भी आप तय मानिए। और ये दो, एक कश्मीर, दूसरा चीन, ये दोनों मसले को यहां आपके बीच लाना बहुत जरूरी था। बात सियासी, लेकिन सियासत में ऐसी खबरों की क्यों जरूरत होती है, बहराइच जैसी खबरों की क्यों जरूरत होती है, भागलपुर में जो पिछले दिनों हुआ उसकी क्यों जरूरत होती है, इन सब के अंदर आप जाना चाहेंगे तो सियासत सामने खड़ी होती है। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि मोदी सरकार की कथनी और करनी का फर्क क्या है और चुनावी तैयारियों में किस तरह कांग्रेस बीजेपी पर भारी पड़ रही है। चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले हमारे तमाम साथियों को स्क्रीन पर ले आइए जो हमारे साथ जुड़े हैं। इस वक्त देखिए आप 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, पंकज चतुर्वेदी जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, राहुल लाल जी हैं और डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं। आप पांचों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। लेकिन आप लोगों के बीच आऊं उनसे पहले 2 और बाइट सुनाना चाहता हूं। इधर CEC की बैठक चल रही है कांग्रेस की, और वहां खासकर महाराष्ट्र में हमारे कैंडिडेट्स कौन हों इस पर मुहर लगनी है। और इससे पहले सुबह से 2 बातें महत्वपूर्ण ढंग से हुई। एक नाना पटोले जो कह रहे हैं कि आज तय कर लेंगे हम, और दूसरा संजय राउत जिनको घेरने की कोशिश रोज होती है, क्योंकि मीडिया के सामने जो आएगा वो घिरेगा भी। नरेंद्र मोदी जैसे तो सब हैं नहीं जो मीडिया के सामने आएंगे ही नहीं। लेकिन सुनिए जरा संजय राउत ने क्या कुछ कहा इसी मसले पे, कैंडिडेट्स के मसले पे और इंडिया गठबंधन के मामले पे, कांग्रेस पार्टी के मामले पे। पहले संजय राउत को सुनिए। बोलिए। बंटवारे को लेकर मौजूदा स्थिति क्या है, एक दूसरा क्या कांग्रेस की लेट लतीफी की वजह से महाविकास आघाड़ी का फॉर्मूला जो है अब तक सामने नहीं पाया है, लिस्ट भी जारी बात ऐसी नहीं है, कांग्रेस की लेट लतीफी या और किसी की बात नहीं है। आज शाम तक पूरा मामला खत्म हो जाएगा। कांग्रेस का हाईकमांड दिल्ली में बैठता है, उनके निर्णय दिल्ली में होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता या हमारे यहाँ के शिंदे गुट के नेता, उनके भी बॉसेस दिल्ली में है। तो जिनकी हाईकमांड दिल्ली में है उनको बार बार दिल्ली में जाना पड़ता है, उसमें अभी हम क्या बोल सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कोई ज्यादा मतभेद नहीं रहेंगे और हम लोग एक साथ बैठकर निर्णय करेंगे। सर, लोकसभा चुनाव में आप
तो सुन रहे थे आप संजय राउत को। अब जरा सुन लेते हैं नाना पटोले। दोनों महाराष्ट्र के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट दोनों चेहरा। नाना पटोले कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के। सुनिए क्या कह रहे हैं। संजय राउत जी लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग के जरिए भारतीय जनता पार्टी वोटर लिस्ट को इफेक्ट कर रही है, प्रभावित कर रही है। उनके आरोप से आप सहमत हैं? बिल्कुल। कल हमने जॉइंटली उस दिन प्रेस दिया था मुंबई में, संजय राउत, मैं और जयंत पाटिल, और हमने उसी दिन उस बात का एलिगेशन लगाया था। और वो वास्तविकता है कि बीजेपी हार के डर से लोकतांत्रिक व्यवस्था का गला घोट रहा है और ये स्पष्ट हुआ है। हमने कई जगह उनको चुनाव आयोग को उसके प्रूफ दिया है और चुनाव आयोग सतर्क हो, चुनाव आयोग केंद्र सरकार की गुलाम ना बने, यही हमारा उनको